जय हिंद दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 5 मई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंथनी अल्बनीज किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे और उसमें जो एंथनी अल्बनीज हैं उनकी पार्टी यानी लेबर पार्टी ने जीत हासिल की है। तो अभी भी एंथनी अल्बनीज ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, अब फिर से वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो चुनाव हुए हैं उसमें लेबर पार्टी ने 89 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि जो वहां का विपक्षी दल था उसको 36 सीटें प्राप्त हुई हैं। चुनाव जीतने के लिए 76 सीटों की जरूरत होती है ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से वोट देना होता है। अगर कोई वोट नहीं दे सकता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है और ये 20 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना होता है। तो ये नियम है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो यह पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की मूल आबादी क्या है? तो वो अबोरिजिनस जनजाति है, यानी कि यहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। राजधानी की बात करें तो कैनबरा इसकी राजधानी है। करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और दोस्तों, प्रधानमंत्री को अभी हमने डिस्कस ही कर लिया है कि एंथनी अल्बनीज अभी वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में हुई कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो ड्यूरो मैकट सर्बिया के प्रधानमंत्री बने हैं। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। कमला प्रसाद बिसेसर अभी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो देश की प्रधानमंत्री बनी है। तो त्रिनिदाद और टोबैगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? कमला प्रसाद बिसेसर। ब्राइस ओलेगी नागोइमा गैबोन के राष्ट्रपति बने हैं। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं और क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है। इयाल जमीर इजराइल के सैन्य प्रमुख बने हैं। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर बने हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं और यमांदू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये सभी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां आप नोट जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो अभी 2025 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है, तो इसमें भारत 151वें नंबर पर है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को या इस सूचकांक को किसने जारी किया है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। तो फ्रांस का एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर है। वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें यानी 2024 की बात करें तो भारत 159वें स्थान पर रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में प्रेस स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण खतरों पर प्रकाश डाला गया है। इस सूचकांक में यह देखा जाता है कि किस देश की मीडिया कितनी स्वतंत्र है। तो भारत की जो मीडिया है वो 151वें नंबर पर है। इस इंडेक्स में जो इरिट्रिया देश है वो सबसे निचले स्थान पर है और नॉर्वे पहले स्थान पर है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। देखिए, भारत की रैंकिंग साल दर साल कैसी रही है इसको देख लेते हैं। तो 2021 में भारत 142वें स्थान पर रहा है, जबकि 2022 में 150वें स्थान पर, 2023 में 161वें स्थान पर, 2024 में 159वें और अब 2025 में 151वें नंबर पर पहुंची है। चलिए कुछ प्रमुख देशों की रैंकिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉर्वे पहले स्थान पर, ब्रिटेन 20वें स्थान पर, अमेरिका 57वें स्थान पर, इजराइल है 112वें स्थान पर, भारत है 151वें स्थान पर, भूटान 152वें स्थान पर, पाकिस्तान 158, रूस 171, अफगानिस्तान 175, चाइना 178, उत्तर कोरिया 179 और इरिट्रिया 180वें स्थान पर है। कुछ प्रमुख इंडेक्स भी डिस्कस करते हैं। तो हुरुन अरबपतियों की सूची 2025 में भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा है। इस सूची में अमेरिका पहले और चाइना दूसरे स्थान पर है, यानी कि सबसे ज्यादा अरबपति हैं अमेरिका में, फिर उसके बाद चाइना में, तीसरे स्थान पर भारत है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर फिनलैंड है। भारत ने दूसरा सबसे लंबा सड़क और तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क हासिल किया है, यानी दुनिया में दूसरा सबसे लंबा सड़क नेटवर्क किसके पास है? इंडिया के पास। और तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क किसके पास है? इंडिया के पास।
भारत का जो वन क्षेत्र है वो बढ़कर के 25.17% हो गया है। 2024 वायु प्रदूषण रैंकिंग में भारत 5वें स्थान पर है, यानी कि 5वां सबसे प्रदूषित देश है, जबकि पहले स्थान पर चाड है। ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स आप नोट जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस बोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो दोस्तों सिंगापुर देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉरेंस बोंग बने हैं। अभी लॉरेंस बोंग ही सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे, अब उनकी पार्टी ने यानी कि पीपल्स एक्शन पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। तो इस प्रकार से फिर से लॉरेंस बोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। सिंगापुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक संसदीय लोकतंत्र है, यानी कि यहाँ पर एक ही सदन होता है। सिंगापुर उन लोगों में से एक है जहां पंजीकृत वयस्क मतदाताओं के लिए मतदान अनिवार्य होता है। सिंगापुर दोस्तों ऐसा देश है जहां पर मतदान करना अनिवार्य ही होता है। दोस्तों सिंगापुर की जो संसद है वो एक सदनीय है, इसमें 84 मेंबर होते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सिंगापुर के बारे में अगर हम बात करें तो सिंगापुर विश्व के सबसे छोटे देशों में से एक है। सिंगापुर ने 1963 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, फिर ये मलेशिया संघ में शामिल हो गया था, फिर 1965 में ये मलेशिया संघ से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बना था। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? थरमन सनमुगारत्नम, और राजधानी है सिंगापुर, और सिंगापुर डॉलर यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, शिवानंद स्वामी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों भारत के एक प्रसिद्ध योग गुरु थे जिनका नाम था शिवानंद स्वामी, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें शिवानंद बाबा के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों शिवानंद बाबा वाराणसी के घाटों पर योग का अभ्यास करते थे और लोगों को योग सिखाते थे। उनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1896 को, बांग्लादेश की सिलेट में उनका जन्म हुआ था। वे अपने योग के ज्ञान और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। भारत सरकार के द्वारा उन्हें 2022 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो उनका 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, इनको आप जरूर याद रखिएगा कि स्वामी शिवानंद जी कौन है? तो यह भारत के एक प्रसिद्ध योग गुरु हैं, तो उनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, लक्कुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो दोस्तों कर्नाटक सरकार ने लक्कुंडी स्मारकों और चालुक्य कालीन मंदिरों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कराने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। अगर हम बात करें लक्कुंडी स्मारक और चालुक्य कालीन मंदिरों की, तो यह गड़क जिले में स्थित है जो कि कर्नाटका में है, और इनका निर्माण हुआ था 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में, और जो कल्याण चालुक्य वंश के शासक थे उनके द्वारा इनका निर्माण किया गया था। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। और इसके महत्व की बात करें तो चालुक्य युग की स्थापत्य तकनीकों और सांस्कृतिक उत्कर्ष के ये अद्वितीय उदाहरण माने जाते हैं। यूनेस्को की बात करें तो दोस्तों यूनेस्को को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन बोला जाता है। स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। 194 इसके मेंबर हैं। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले जो कि फ्रांस देश के हैं। इसका उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत और सभी संस्कृतियों की समान गरिमा को बढ़ावा देकर विश्व में शांति स्थापित करने का काम करना। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की बैठक 2024 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन बना है? असम का मोईरांग। 2024 में भारत के रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को एशिया प्रशांत क्षेत्र के यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2024-25 के सत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी किसे चुना है? आंसर हो जाएगा इसका शुभाशीष बोस को। तो अभी हाल ही में दोस्तों 2024-25 के सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो इसमें मोहन बागान सुपर जायंट्स फुटबॉल क्लब के शुभाशीष बोस को सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया है।
और तेलंगाना की सौम्या गुगुलोत को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया है इंडिया का। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करें। 2024-25 के विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी की तो बात कर चुके हैं। इसमें वर्ष का होनहार पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? ब्रसन फर्नांडिस को, जो कि फुटबॉल क्लब गोवा से खेलते हैं। और वर्ष की होनहार महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तोइजाम थोई विसाना चानू, जो कि पूर्वी बंगाल से संबंधित हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन चुने गए हैं? विशाल कैथ। सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर कौन चुनी गई हैं? एलंगवाम पंथोई चानू, जो कि पूर्वी बंगाल से संबंधित है। तो ये विजेता भी आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना में। तो दोस्तों, तेलंगाना के जो वर्तमान में गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा जी, तो उनके द्वारा हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है। तो यह उद्यान बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में बनाया गया है। इसे औषधीय वृक्षों और पर्यावरण के अनुकूल अवसंरचना के साथ आध्यात्मिक शांति को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। 2025 में प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? हंगरी। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, समुद्री ब्रिज कौन बना है? पंबन ब्रिज, जो कि रामेश्वरम में है। दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। और छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर देश की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जा रही है? आंसर हो जाएगा नाग्या लंका, आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के नाग्या लंका में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम DRDO बोलते हैं, कि नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है। इसकी लागत है 1460 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, भारत के पास अभी 2 मिसाइल परीक्षण रेंज हैं, जिनमें से ये दोनों ओडिशा में ही स्थित हैं। तो पहला है चांदीपुर में और दूसरा है व्हीलर द्वीप में। ठीक है, तो यहां से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है DRDO के द्वारा। और अब तीसरा कहां बनने जा रहा है? आंध्र प्रदेश के नाग्या लंका में। DRDO की बात करें तो इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। दोस्तों, DRDO का काम क्या होता है? तो हमारी जो सेना है उसके लिए हथियार बनाना। ठीक है, तो ये हथियार डेवलप करता है हमारी सेना के लिए, यानी कि जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनके लिए हथियार प्रणाली डेवलप करने का काम और अनुसंधान करने का काम ये करता। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फोर्ब्स W पावर लिस्ट 2025 में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, यानी गीता गोपीनाथ, लीना नायर और पायल कपाड़िया, इन सभी को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, फोर्ब्स एक पत्रिका है। तो इसकी फोर्ब्स इंडिया ने अभी हाल ही में W पावर सूची 2025 यानी W पावर लिस्ट 2025 को जारी किया है। तो इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को शामिल किया गया है। इस सूची को जारी करने का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। अब हम जानते हैं कि सूची में प्रमुख नाम कौन कौन से हैं। तो इसमें गीता गोपीनाथ हैं, जो कि प्रथम उप प्रबंध निदेशक हैं IMF में। लीना नायर की बात करें तो यह ग्लोबल CEO हैं चैनल की। और स्मृति मंधाना, PV सिंधु और मनु भाकर को भी इसमें शामिल किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। पायल कपाड़िया हैं इसमें, जो कि फिल्म निर्माता हैं। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति हैं, जो कि निमहांस की निदेशक हैं। रोहिणी अय्यर हैं, जो कि PR और मार्केटिंग उद्यमी हैं। सैफाली गोराडिया है, जो कि चेयरपर्सन है डेलॉयट साउथ एशिया की। और विशाखा मूल्य हैं, जो कि CEO हैं आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। क्वेश्चन है, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में किसे शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा सुनील भारती मित्तल को। तो भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष हैं सुनील भारती मित्तल। तो उन्हें विश्व बैंक की प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है उभरते हुए बाजारों में रोजगार सृजन करना
और आर्थिक विकास के लिए निजी क्षेत्र द्वारा संचालित समाधानों को तेजी से बढ़ावा देना। विश्व बैंक की बात हुई है तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को आर्थिक विकास के लिए ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। 189 इसके मेंबर हैं और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं भारतीय मूल के अजय बंगा और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप स्टडी कर की साइट पर जाएं, स्टडी कर सर्च करेंगे तो आपको साइट मिल जाएगी। वहां पर आपको ये सभी ऑप्शन मिलेंगे और इसमें जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है अर्जुन 300। इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 साल की और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं कल के करेंट अफेयर्स को। तो सक्रिय सैन्य कर्मियों के आधार पर भारत किस स्थान पर है? दूसरे। झिंझम बंदरगाह का किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? केरल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र में राजदूत बनाया है? माइकल वाल्टेज। उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई, उनका संबंध किस जनजाति से रहा है? बोडो। 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? संजय जायसवाल। क्वेश्चन है मराठा योद्धा रघुजी भोसले की तलवार को कहां से भारत वापस लाया गया है? लंदन। केयर एज स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। वैसाख समारोह के लिए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष किस देश भेजे गए हैं? वियतनाम। और योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? नासिक में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय डिस्कस करेंगे। तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो है नैरोबी में, जो कि केन्या में है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। WTO का मुख्यालय जिनेवा में। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 29 अप्रैल बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप हमारे ऐप को जब इंस्टॉल करेंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर ले। इसके अलावा 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 MCQs की ई बुक आपको यहां पर मिल जाएगी। और 2025 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज आपको 199 रुपए में मिल जाएगा। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। ठीक है, तो आपको हर महीने की ई बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में यहां पर मिल जाएगी। और 2024 की ई बुक का पैकेज भी आपको 199 रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए पैकेज 100 कूपन कोड यूज करना है। दोस्तों ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर ये सभी ई बुक मिल जाएंगी जो कि GK GS की ई बुक हैं, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप से।